आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। हम्म। हम्म, आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। इतनी देर अपन उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या अपनी क्लास है। स्पेशली जो हमारी ये जो क्लास होती है, ये स्पेशली ऑफलाइन क्लास को ही हम ऑनलाइन दिखाते हैं। और इस टाइप से आप हमारी क्लास को देख सकते हैं कि किस टाइप से स्टूडेंट जो होता है वो सीधा हमसे कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं तो स्टूडेंट सीधा हमसे जुड़ा हुआ होता है और सीधी हमसे बातचीत चल रही होती है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल क्लियर, खाना खाते हुए सब इजीली वे में काम चल रहा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी क्लास है और इजी सिंपल सी क्लास है। इसके अंदर खास बात बस ये है, दूसरी क्लासों से हमारी क्लास डिफरेंट कैसे है, वो इस टाइप से है कि इस टाइप से हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनसे हम बातचीत करते रहते हैं और सीधे सीधे कनेक्ट होते जाते हैं। कनेक्शन भी हमारा काफी इजी वे में रहता है इसके अंदर और दिक्कत नहीं रहती। सीधा एक बार आपने कनेक्ट कर लिया तो सीधा कनेक्ट होते रह जाते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट आते जाते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा है, हमारा जो बेस लाइन है स्पेशली क्लास का वो ये है कि लो प्रेशर पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है। ये हमने जब भी हम हमारे नेचर के को देखते हैं तो यही इसी हिसाब से वो नेचर चलता है। हम भी उसी को यूज करते हैं कि लो प्रेशर पे हाई प्रोडक्टिविटी को कैसे हम क्रिएट करेंगे। बस इनफ्लो जो होता है वो हाई होना चाहिए। जैसे अगर हम रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो रिजल्ट तब आएगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर इनफ्लो यानी कि नॉलेज का फ्लो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो हमें हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगी। उसी बेस पे हम अभी फ्लो कर रहे होते हैं और आगे चलते हैं हम। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली वर्ड एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सभी पेपर्स के अंदर। और वर्ड एग्रीकल्चर ना कह के अगर अपन इसको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर मैंने वही सारे पॉइंट्स रखे हैं जो हर एक पेपर के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा पेपर हो चाहे वो बड़े से बड़ा पेपर हो, वो सभी पॉइंट्स आएंगे। जैसे एग्रीकल्चर का एरिया, ठीक है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है कहाँ कम है। फिर उसके अंदर आज जो हम बात करेंगे, हम आज व्हीट एंड राइस की बात करेंगे। उसका कल्टीवेशन, उसका एरिया, प्रोडक्टिविटी किसके अंदर ज़्यादा है, कौन सी एरिया है, डिजीज कौन सी लग रही है, हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा थोड़ा अटक रहा है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा, हाँ कोई नहीं, अपने यूट्यूब पे देखना उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरे वाले में तो बिल्कुल सही चल रहा है। हो सकता है टीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, तो अभी जुड़ रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हम स्पेशल टॉपिक, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बातचीत करेंगे। ओह ओह, ज़्यादा ले रखी है ना। एक मिनट, मैं उसको कम कर रहा था।
नहीं, अब इस पे भी चल जाएगी, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। वो हाई पे चला गया था। अब आ रही है क्या कोई प्रॉब्लम? थोड़ी देर में आ जाएगी। अनिकेत भी जुड़ गया है। चलो, आज से दीक्षांत नहीं जुड़ा। हम्म, चलो, अब मेरे हिसाब से अब है क्या प्रॉब्लम? है? नहीं ना, हाँ वो थोड़ा हाई ज्यादा चला गया था, इतनी जरूरत थी नहीं, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं, आज वर्ल्ड एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको, यानी कि व्हीट एंड राइस के अंदर से दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हर एक पेपर के अंदर, ठीक है ना, हर एक पेपर के अंदर। डबल आवाज तो नहीं हो रही ना? किसके अंदर? अच्छा, नहीं मेरे अंदर आवाज वापस रिपोर्ट हो रही थी। तो अब इसके अंदर अपन जो बात करना चाहते हैं स्पेशली, अपन इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सी सीजन की, कौन सी खरीफ की है, रबी की फसल है, ठीक है ना। जितने भी अपन एग्रीकल्चर के अंदर जैसे मेज है, ठीक है ना, सोरगम्स है, जिसकी भी अपन बात करेंगे उसके अंदर यही बातचीत होगी, ठीक है ना, वो किसकी है, ठीक है ना, उनका कल्टीवेशन, ठीक है, उसका ओरिजिन, ठीक है ना, उसकी न्यू वेराइटीज, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वेराइटी, डिजीज से रेजिस्टेंस वेराइटीज, ठीक है ना, या अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर उसके अंदर कुछ है तो उसकी बातचीत होगी, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट हमेशा हर के अंदर आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप केवल उसकी प्रोडक्टिविटी करके जाओगे तो दूसरे टॉपिक के अंदर जाके उसके रेजिस्टेंस, आपको डिजीज या किसी कोई पॉइंट के ऊपर वो आ जाएगा टॉपिक, तो आप एक ही जगह पे उसको कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। ये आप हमेशा एक में ध्यान रखना कि आपको इस टाइप से इस चीज को करना है। तो अब अपन जो बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर वर्ल्ड एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा देख लें कि इसके अंदर अपन टोटल जो है एरिया जो हम वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, तो वो कितना है, उसके अंदर लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास कल्टीवेशन का जो एरिया है वो अपन मानते हैं ऑल कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 27% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द साउथ एशिया इज एंगेज एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशन के अंदर है। अब आप सोच लो कि 27 तो पूरे वर्ल्ड का अंदर, ठीक है ना, और 42% पॉपुलेशन जस्ट साउथ एशिया के अंदर, इतना इतना परफेक्ट रहता है, यानी कि आप मैक्सिमम आपका जो सारा जो एग्रीकल्चर से ऑक्यूपाइड जो बिजनेस है उसी से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है ना। अनिकेत, आज तो पिक्चर बहुत क्लियर आ रही है भाई आपकी। अच्छा ऐसे है क्या? चलो ठीक है। तो 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड फाउंड इन द कंट्रीज द मानसून, क्या मानसून एशियाज के अंदर आपको मिलेगी 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब कितना हो गया? 33%, ठीक है ना, ऑफ द एरिया, ठीक है ना। और 30% ऑफ द एरिया यूरोप इंक्लूडिंग द रशिया एंड द कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, 10% है नॉर्थ अमेरिका के अंदर एंड 6% ऑस्ट्रेलिया, 18% साउथ अमेरिका के अंदर कल्टीवेशन का एरिया है, ठीक है ना। कुल टोटल जो एरिया है आपके पास में, मानसून वाला जो एरिया है, यानी कि आप अपने मानसून वाला जो एरिया है वो आपका जो इंडिया है, ठीक है ना, ये बर्मा वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया अपन रशिया से नीचे वाला जो एरिया के अंदर देखेंगे, वो सारा 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 एरिया का इंडोनेशिया, ठीक है ना, ये सारे सारे एरिया के अंदर अपन देखते हैं उसको। सबसे ज्यादा 133% तो एशिया के अंदर आ गया, साउथ एशिया अपन कह लें, ठीक है ना। और 30% यूरोपियन आ गया, जिसमें रशिया एंड कॉमनवेल्थ के अंदर जोड़ दिया उन्होंने। 10% नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, 6% ऑस्ट्रेलिया और 18% साउथ अमेरिका है, ठीक है ना। भाई नॉर्थ अमेरिका के अंदर कम है और साउथ अमेरिका के अंदर ज्यादा है, ये ध्यान में रखना है। द ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ,
अभी ये सब आ रहा है, ठीक है ना, मैप के अंदर भी अभी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अपन देख रहे हैं कि 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड के अगर अपन द ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी क्रॉप की अगर बात करते हैं 44% जो होता है, अब देखो इसके अंदर जो प्राइमरी क्रॉप है उनका जो है वो 54% है, ठीक है ना। सीरियल्स जो अब देखो ये जो ग्राफ आया आपके पास में सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे देखो ये ब्राउन जो कलर दिखाई दे रहा है आपके पास में, ये सीरियल्स का है, व्हीट राइस वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो शुगर केन का है, शुगर क्रॉप्स का है, ठीक है ना। उसके नीचे अगर आप देखते हो तो वेजिटेबल का आता है, ठीक है ना। उसके नीचे ऑयल क्रॉप्स का आता है और सबसे नीचे ट्यूबर्स वगैरह का आता है, ठीक है ना। ये आपके क्रॉप के यानी कि हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है वो इस बेस पे चलता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा सीरियल्स है, ठीक है ना, यही अपन ने अभी बात की थी। तो यहाँ पर द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड ओनली अबाउट द 12% ऑफ द वर्ल्ड fertile land, ठीक है ना, and about the 75% agricultural land is found in the 15 countries of the world where the 55% of the world population lies। अब देखो 15 कंट्रीज हैं, ठीक है ना, टोटल 15 कंट्री हैं। अब कुल टोटल कंट्री तो अपने पास में 198 से 200 के आसपास, उसमें से 15 जो कंट्री हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन 55% है कुल टोटल का, उसमें एग्रीकल्चर जो है वो 75% है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एट प्रेजेंट द 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। दिस percentage is between the 5 to 10%, 5 to 10 in developed countries and the between the 25 to 82% developing countries। तो डेवलपमेंट कंट्रीज है उसके अंदर ज्यादा परसेंटेज है। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड इज द हाईएस्ट इन मालदीव। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, अब वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वाइज है, ठीक है ना, सारा काम परसेंटेज वाइज है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी अगर अपन देखते हैं वो है मालदीव के अंदर, यानी कि 8,200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो है, ठीक है ना। और लोएस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर 2% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में था। हाईएस्ट अगर हम कहते हैं हाईएस्ट एग्रीकल्चर लैंड 1000 पर पर्सन के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एंड लोवेस्ट इन द सिंगापुर। अगर आप देखो यानी कि 1000 पर मेंबर के हिसाब से अपन देख रहे हैं, वह लैंड एग्रीकल्चर लैंड हाईएस्ट जो है, जो सबसे ज्यादा मिल रही है अपन को, वो है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, और सबसे कम जो है वो सिंगापुर के अंदर है। समझ में आ गया अभी तक? मेरे हिसाब से कोई भी चीज प्रॉब्लम वाली है नहीं, ठीक है ना, कोई भी चीज प्रॉब्लम वाली नहीं है। आपको लोएस्ट 1000 के ऊपर, हाईएस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, ठीक है ना, हाईएस्ट डेंसिटी वर्ल्ड के अंदर वो मालदीव के अंदर है, 8,200 पर्सन है, और सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 2% के आसपास हो जाएगा। एग्रीकल्चर में मैं आप लोगों को पहले पहले कह रहा हूं, एग्रीकल्चर में से हमेशा क्वेश्चन फिक्स रहेगा, आएगा, और यही क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन वो दे नहीं सकता। हर दूसरी कंट्री का प्रोडक्शन कितना कितना है वो नहीं देगा, वो इंडिया का देगा। तो इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना कि लोएस्ट हाईएस्ट किधर है, डेंसिटी किधर है, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। दूसरा अगर अपन देखते हैं, अब यहाँ पर जो अपन एक पॉइंट आता है आपके पास में, यहाँ पर जो आते हैं फूड, अपन डिवीजन जो करते हैं, ठीक है ना, फूड ग्रेन, कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप के अंदर जो डिवीजन करते हैं, जो उस दिन आप पूछ रहे थे एक दिन मेरे से, ठीक है ना। तो फूड क्रॉप क्या क्या है आपके पास में,
राइस है, वीट है, मेज है, बार्ले है और पल्सेज है। कैश क्रॉप कौन सी है जिससे पैसा बन रहा है? मैंने उस दिन भी कहा था, ऑयल सीड है, फ्रूट्स है, शुगर केन है, टोबैको है। ठीक है ना। और प्लांटेशन क्रॉप जो है, अब प्लांटेशन होती है कॉफी, टी, कोको, रबड़, कोकोनट। क्या हुआ? स्वरूप क्या बोला? ओपियम, ओपियम भी हो गया ना, कैश क्रॉप में आ जाएगा। कल का याद है क्या पीएम का? ठीक है, तो कैश के लिए तो बनाए हैं डब्बे, कैश क्रॉप ही है, ओपियम है। ठीक है ना, ठीक है ना। फाइबर क्रॉप, हम ओपियम को स्पेशली, हम ओपियम की बात इसलिए नहीं कर रहे, हम कोई ओपियम उसके लिए बात नहीं कर रहे, हम जो एक जुनून होता है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और ठीक है, और फाइबर क्रॉप है, कॉटन है, जूट है और हम्प है। क्योंकि हाँ, हाँ, क्रैश, देखो कैश क्रॉप के अंदर आती तो है, कैश क्रॉप ही है। ठीक है ना, लेकिन ये प्लांटेशन की है। अब क्लासिफिकेशन है कोई चीज का, अब ये तो आपस में सारी थोड़ी सारी चीजें बिकती हैं ऐसे तो। ठीक है ना, लेकिन कैश क्रॉप वो है जिससे हम, देखो इसके अंदर अब जगह आपने कॉफी लिया, यहाँ पर आप जो अब टोबैको है, आप किससे ले रहे हो टोबैको? लीफ से ले रहे हो, टोबैको लीफ से ले रहे हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, तो ये जो रबड़ है वो किससे ले रहे हो? कट से ले रहे हो, लेटेक्स से ले रहे हो। ठीक है ना। कोको टी जो है ये भी लीफ से ले रहे हो। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, उस पेड़ को पूरे को खत्म नहीं किया था, वहां पर आपने उसको पूरा, अब यहाँ पर शुगर केन जो है उसको तो आपने उखाड़ दिया था पूरे को, ग्रासेस थी। ठीक है, कॉफी टी पी है, ये प्लांटेशन यानी कि प्लांट्स हैं वो सारे के सारे, उनसे अपन ले रहे हैं। इस ये ऐसे तो सारा तो, इससे भी क्या, सिल्क है इससे भी मिलेगा, जूट से भी पैसे मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन कैश क्रॉप के अंदर, अब कई बुक्स के अंदर देखो, अब इसके अंदर कई बुक्स के अंदर पल्सेज जो होती है उसको भी कैश क्रॉप में डालते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, अपन को कहीं ऑथेंटिक कोई चीज मिलेगी गवर्नमेंट का, अगर कोई लाइन मिलेगी, क्योंकि कल मैंने आज फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पोर्शन था उसको खोल के बैठा था मैं इस चीज के लिए, लेकिन मेरे को वो मिला नहीं था। अगर अपन को कल तक मिलता है तो अपन इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है ना, कैश क्रॉप के अंदर। अब यहाँ पे सीरियल्स की अगर अपन बात करते हैं, अब सीरियल्स फर्स्ट पॉइंट अपने पास में आता है, तो यहाँ पर मेज, राइट, वीट, बार्ले, सोरगम, ठीक है ना, 5 मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्पीसीज ऑफ सीरियल्स की हैं। ठीक है ना। मेज जो होता है वो शो करता है हाईएस्ट प्रोडक्शन। ठीक है ना, एंड द फास्टेस्ट ग्रोथ ओवर द पीरियड के अंदर आएगा अपने पास में ग्रोथ, यानी कि आप ये कहोगे हाईएस्ट तो अपन कर रहे हैं 1.2। अब देखो यहाँ पर है मेज जो है, आप बीट सोच के बैठे होते हो, मेज जो है द हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है मेज का वर्ल्ड में। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना। दूसरा है फास्टेस्ट ग्रोथ जो हो रही है, जब सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 104% कंपेयर टू दूसरी जो है मेजर ग्रेन्स है उनके कंपैरिजन के अंदर। ठीक है ना, मेज के अंदर, समझ रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अपन व्हीट खाते हैं तो अपन को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे एरिया में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गेहूं का हो रहा है तो व्हीट ही है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ अगर इस ग्राफ के अंदर देखोगे 62% के आसपास, यानी कि सबसे ज्यादा इसका है। ये 60 से नीचे राइस। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो तो ये 42 के आसपास वीट।
ठीक है ना। और अगर आप इसको देखते हो तो ये आपके 28 के आसपास, फिर सोरगम है थोड़ा सा ज्यादा उससे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम से हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ भी लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हो गया, मेज आ गया, फिर राइस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में वीट आ गया, फिर सोरगम आ गया, फिर बार्ले आ गया, ठीक है। तो राइस एंड द वीट हैड द वेरी सिमिलर प्रोडक्शन वैल्यू एंड द ग्रोथ रेट, लगभग अभी इक्वल चल रही है इसकी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो ग्रोथ है, देखो इसके अंदर अगर अपन देखते हैं, राइस के अंदर 32 जो परसेंट है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। और वीट के अंदर 31% इंक्रीज हुआ है, लगभग इक्वल है। बार्ले एंड सोरगम हैड द फेयरली द स्टेबल प्रोडक्शन, लगभग 8% के आसपास उसके अंदर ग्रोथ रह रही है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो था मेज के अंदर था, ठीक है। In 2021, the Americas were the top producing region of the maize with the अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पे इससे पूरे को पढ़ने की जगह आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो मेज जो है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे लगभग 32% यूएसए ही दे रहा है, फिर चाइना है। अगर मैं इसको 32 कर देता हूँ तो ये लगभग 55% के आसपास हुआ। तो 32 में से 55 कितने गए तो कितने बचे, तो उसके आसपास हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्राजील आता है, ये भी आपको पूछ सकता है वो सबसे ज्यादा मेज का, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ठीक है ना। राइस में देखते हैं तो चाइना, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश राइस में, ठीक है ना। चाइना राइस सबसे ज्यादा चाइना के अंदर, इंडिया में, फिर बांग्लादेश के अंदर। फिर वीट के अंदर देखोगे चाइना, इंडिया और रशिया, ठीक है ना। बार्ले के अंदर रशिया है पहले, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस। सोरगम में अमेरिका, नाइजीरिया एंड इंडिया, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसके अंदर? कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा है चार्ट, बिल्कुल ओके है। इससे आपको जो चारों हैं सीरियल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सीरियल्स है, उनके बारे में आपको पता चल जाता है कि क्या चीज है। हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं राइस की, ठीक है ना। एक मिनट, राइस की बात करते हैं। ओराइजा सेटाइवा, ठीक है ना। एडिबल स्टार्ची सीरियल्स ग्रेन है, स्टार्ची सीरियल्स ग्रेन है, ठीक है ना। और ग्रास फैमिली का है, पोएसी। ये सारे क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। by which it is the produce, the rice is the most important cereal crop of the Asia, ठीक है ना। अब इसीलिए एशियन कल्चर जो होता है उसको राइस कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। राइस कल्चर, एशिया का जो कल्चर है उसको राइस कल्चर बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये जो राइस का जो प्लांट है वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, ठीक है ना, कल्टीवेशन होगा यहाँ पे जहाँ पे मानसून है, क्योंकि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट मानसून एरिया में बनता है, ठीक है ना, उसी एरिया में बनेगा। राइस इज द adaptable crop and can be the cultivated in the variety of the climate and the plain of the mountain, कहीं पे भी हो है। अब ये इसको अपन खरीफ में रखेंगे या रबी के अंदर रखेंगे, ये आपको एक अलग अलग जगह पे ये दोनों के अंदर उगता है, रबी के अंदर भी होता है और खरीफ के अंदर भी होता है, ठीक है ना। अब कुछ जो क्लाइमेट है, कुछ जगह जो है, जैसे वो रबी की फैमिली के अंदर चला जाता है और कहीं में खरीफ के अंदर चला जाता है। अब आपको ये रबी और खरीफ याद रखना है, कैसे याद करोगे? ऐसे होता है क्या? सर्दियों वाले क्या होता है, नवंबर दिसंबर वाला क्या होता है?
हाँ, इसने नहीं पढ़ा था ना, रिजाई ली नहीं थी ना इसने। खटाई होती है, उगेगा कब? आप जून जुलाई के अंदर उगाओगे उसको। अरे भाई, कटाई अपन उल्टा करना ही नहीं ना। रबी है, रिजाई है, ठीक है ना। रबी है, कर रिजाई है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली वो एक, हाँ, खरीफ हो गया वो आपका जून जुलाई हो गया, और रबी जो हो गया वो आपका नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला एरिया, ठीक है ना। तो गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल हुई। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कितने करते हैं, इसलिए बच्चों को बड़ा दिक्कत रहता है। और खरीफ जो है वो राइस की फसल है, ठीक है ना। यानी दो जो बड़ी है उसमें एक रबी की है और खरीफ की है। वीट जो है वो रबी की फसल है, रबी है। वो जो है वो रिजाई है। और डब्ल्यू जो है, क्या हुआ अनिकेत? और डब्ल्यू जो होता है ना, वीट जो होता है वो विंटर होता है, ठीक है। गलत कर दिया गया। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, कभी भी आप भूलोगे नहीं इस फार्मूले को, ठीक है ना। एक पकड़ लो, वीट है, रबी की फसल है। वीट अपन को पता रहता है, वीट अपन ने देखते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है ना। तो नॉर्मली अपन को दिखाई दे जाती है, ठीक है ना। तो रिजाई है, रबी है, वीट है, डब्ल्यू है, विंटर है। अपन जब खेतों की तरफ घूमते हैं ना, तो नॉर्मली अपन को सर्दियों के अंदर वीट दिखाई दे जाती है अपने एरिया के अंदर सरसों जैसे दिखाई दे जाती है। अब उसके अंदर नहीं दिखाई देती, 85 वाला जो होता है ना उसके अंदर नहीं दिखती, ठीक है ना। लेकिन अपन को जब रोड पे घूमेंगे तो दिखेगी, ठीक है ना। और इसकी अलमारी से निकल गया क्या बॉक्स? मोबाइल ही पे अटका हुआ भी, ठीक है। चलो, अब चल हो गया, अब क्लियर होगी ना पिक्चर, ठीक है। तो अपन रबी को जो होता है, क्या अपने ये राइस को होता है, वो अपन उसको खरीफ की फसल मानते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ मानते हैं अपन? अपने आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पे ये खरीफ की फसल है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडिया इज द प्रोड्यूस इन द खरीफ सीजन, ठीक है ना। तो एक बार एक चीज को पकड़ लो। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस, क्या है, बेनोज, फिलीपींस के अंदर, ठीक है ना। और ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के अंदर। ये कटक कहाँ है भाई, फटाफट बता दो। इन इंडिया आर एंगेज इन द रिसर्च इन द राइस कल्टीवेशन। इधर देखेगा, उतनी देर के अंदर तो देख लेता है स्वरूप भाई। स्वरूप की तो बेटा बोतल है क्या पानी? स्वरूप तेरी फोटो अटक रही है भाई, कहीं छोड़ के चला तो नहीं गया? हाँ,
ठीक है, ये है आपके पास में। तो अपन बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशनल तो सेलिब्रेट द 2004 के अंदर नेशनल राइस ईयर को अपन मान के चलते हैं। ये क्वेश्चंस याद रखने के हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं, आफ्टर द शुगर केन एंड द कॉर्न, राइस इज द थर्ड मोस्ट प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर क्रॉप इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन आता है, थर्ड। ठीक है ना, for the over the half of the world the population, rice is the primary food stuff। प्राइमरी है, विद एशिया, सब साहरियन एरिया, अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिका being the largest consumer of it। Oryza sativa, the primary species of rice, is believed to have the originated in Asia in the Gramineaceae family। Gramineaceae family क्या होती है? आपकी ग्रास फैमिली, पोएसी। ठीक है ना, पोएसी। क्या हुआ, लग गई? किस चीज की लगी? क्या हुआ? किस चीज पे लगी? किस चीज की लगी? क्या हो गया? किसकी बात करनी है? आवाज बिल आ नहीं रही मेरे को। ठीक है, और है, हाँ आ रही है, उस टाइम धीरे बोल रहा था। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं इसके अंदर। तो ये अपने किसी बुक का है जो तू दे के गया था मुझे, मैंने थोड़ा सा कट कर दिया इसमें से। ठीक है ना, अच्छा पॉइंट था। ठीक है ना, तो उसके अंदर से मेरे को कुछ चीजें मिली। तो यहाँ पर अगर अपन चावल के टॉप कंट्रीज देखते हैं, तो आपके पास में ऊपर सबसे पहले आता है चाइना, फिर आता है इंडिया, फिर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। ठीक है ना, और अगर हम एरियाज के अंदर देखते हैं, ठीक है ना, एरियाज, उसके एरिया के अंदर देखते हैं, तो साउथ, ठीक है ना, और मिड जो चाइना है, सिक्यांग जो एरिया है, या यांगटीसी नदियों के अब जो एरिया है उसका डेल्टा है, वहां पर चाइना में सबसे ज्यादा आपके राइस बनता है। ठीक है ना, और भारत में कहाँ का है? वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़। इंडोनेशिया के अंदर जावा, बोर्नियो, सेलिबीज, सुमात्रा। बांग्लादेश में खुलना, जेसोर, ढाका, मेमन सिंह। ठीक है, ये सारे नाम हैं। अब ये याद तो होंगे नहीं, ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है। तो आपके पास में जो एरियाज है, पहला है चाइना के अंदर, फिर सेकंड है भारत में, तीसरा है बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, और अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करता हूं, एरिया के हिसाब से, वो प्रोडक्शन के हिसाब से था। एरिया में फर्स्ट जो रैंक है वो इंडिया की है, सेकंड रैंक आपकी चाइना की है, थर्ड रैंक आपकी बांग्लादेश की है। ठीक है ना, थोड़ा सा इंडिया ऊपर चला गया है एरिया के हिसाब से। यानी कि एरिया में तो हम ज्यादा उगाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन रेट हमारी कम है। ठीक है ना, ये आप 19-20 का आ गया, कोई नहीं। अब आगे हम कहते हैं एक्सपोर्टर की बात अगर अपन करते हैं, एक्सपोर्ट जो का जो काम है, निर्यातक जो है, जो चार है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया करता है, सेकंड थाईलैंड करता है, थर्ड आपका वियतनाम करता है, फोर्थ रैंक पे पाकिस्तान आता है जो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बड़े ही अच्छे चीजें हैं ये, क्वेश्चन इसी के अंदर घुमा फिरा के आते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइस प्रोडक्शन इन एशिया के अंदर अपन बात करते हैं, तो चाइना, इंडिया अकाउंट फॉर द मोर देन द हाफ ऑफ द राइस प्रोडक्शन, मैक्सिमम यही ज्यादा से ज्यादा करते हैं। फिर उसके बाद में अपन राइस इज आल्सो प्राइमरी क्रॉप इन थाईलैंड आ गया, इंडोनेशिया आ गया,
मैंने कहा मानसून वाला जो एरिया है वो वाला सारा का सारा एरिया, ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है ना, द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द बोथ थाईलैंड एंड द आइलैंड ऑफ द मेडागास्कर, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे राइस एरिया वाले एरियाज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राइस का प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइज अगर देखते हैं, बाय द एंड ऑफ द 2022 के अंदर इट्स एस्टिमेटेड अबाउट द 515 million ton of the rice will produce the worldwide and the represent is a 0.23% increase the global production। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया है अपना। ठीक है ना, while the सब सहारा अफ्रीकन रीजन इंपोर्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ राइस, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, और सहारा क्या अपने सब सहारा अफ्रीकन जो कंट्री है वो इंपोर्ट कर रही है सबसे ज्यादा। More than the 80% of the world rice is harvested the 10 countries. As the global population continue to rise, the rice will be the continue be the major source of the calories and nutrition। Okay। अब यहाँ पर जो आपको मैं चीज जो समझाने जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी चीज है जो थोड़ी सी टेक्निकल जो चीजें हैं वो उनकी बात करेंगे अपन। अब राइस जो है वो जो होता है वो कर्नेल कहलाता है। ठीक है, हाँ, कर्नेल। ठीक है ना, या नोन एज अ पैडी। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप देखो कि वो जो पैडी जो था वो किसके ऊपर, वो किससे कवर्ड था, वो फुल एंड हस्क से कवर्ड था, उसके ऊपर कवरिंग सी रहती है। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है ना, अगर अपन मील के अंदर देखते हैं, अपन मील के अंदर बोथ को अगर दोनों को हटा देते हैं, ठीक है ना, अब होल जो है और ब्रेन जो है उन लेयरों को अपन हटा देते हैं, तो उसके उसमें क्या होता है, वो कोटिंग जो होती है उसमें ग्लूकोज और टैल्क होता है। ठीक है ना, अब ये जो कर्नेल होता है ग्लोसरी फिनिश देता है और चमकता है उसके कारण से राइस। अगर अपन केवल हस्क को हटाते हैं तो वो ब्राउन राइस कहलाता है। ठीक है ना, content about the 8% of the protein and small amount of the fat and the source of thiamine है, niacin है, riboflavin, आयरन है और कैल्शियम है। राइस एंड अगर अपन उसके ब्रेन को हटाते हैं वो व्हाइट राइस कहलाता है। ठीक है ना, अगर मैंने इन दोनों को हटा दिया, मेजर पोर्शन जो है, अगर मैं व्हाइट राइस का अगर अपन मेजर पोर्शन रखते हैं तो इसके कहां से, क्योंकि उसके अंदर तो व्हाइट राइस हो गया, उसका पूरा एरिया ऊपर का तो हटा दिया अपन ने। ठीक है ना, तो रिस्क आ जाता है बेरी बेरी डिजीज होने का, क्योंकि उसके अंदर एमिनो एसिड जो थे आपके थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन वगैरह वो तो गए। ठीक है ना, तो आपको जो विटामिन जो आपके एमिनो एसिड वाला जो चीज थी वो तो अपन हटा देते, अपन तो व्हाइट राइस ही तो खाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपन अपन डाइट अपन उसकी कोरी डाइट रखते ही नहीं है, अपन खा ही नहीं सकते। इसलिए अपन कभी भी, जैसे राजस्थान वाला बंदा तो बिल्कुल नहीं खा सकता, चावल ज्यादा नहीं खा सकता राइस को। ठीक है ना, थोड़ा सा ही लेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, ऐसे। अब अनिकेत से तो प्रॉब्लम हो गई, चावल ही तो खा रहे हैं हम। ठीक है ना, और उसमें तो सारा उतर गया एरिया ही। ठीक है ना, तो ये जो चीज थी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं कुछ डिजीज के बारे में बात करना चाहूंगा राइस के। ठीक है ना, जो फंगस है, राइस ब्लास्ट डिजीज जो होती है, ठीक है ना, जो फंगस होती है ये मैग्नापोर्थी ग्रेसिया या ग्रेसिया। ठीक है ना, मैग्नापोर्थी ये फंगस होती है, उसके कहाँ से होती है, ठीक है ना, स्पेशली लीफ के ऊपर हो जाती है। ठीक है ना, और उसके कहाँ से प्रोडक्शन काफी इसका गिर जाता है, खत्म हो जाता है। तो और राइस बैक्टीरियल अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर जो होता है जेंथोमोनाज और आईजी। ठीक है ना, ये जो उसके कहाँ से ये डिजीज, वो बाकी तो सारा वो खत्म होता ही है, वो तो है ही। ठीक है ना, राइस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज अगर अपन बात करते हैं, हाँ
हाँ, क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन ही हैं, उसी को तो डाला हुआ है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है उन्हीं को लिया हुआ है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ऐसा अपन नहीं कह सकते ये लाइन मैं उड़ा दूंगा, मैंने पहले उड़ा दी है, जितनी भी उड़ानी थी उसमें कई अच्छी भी गई होंगी, ठीक है ना, कम से कम ये तो रह ही गई, ठीक है ना। राइस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज के अंदर, बैक्टीरियल डिजीज के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है ना। और कल्टीवेशन ओराइजा सेटाइवा के अंदर ओके, ठीक है, एपिडेमिक है, लॉस होता है, हाई लॉसेज रहता है इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो राइस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज के अंदर अगर अपन देखते हैं तो डिजीज वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व इन द 1884-85 के अंदर काइशु जापान के अंदर देखी गई थी, ठीक है ना। और बैक्टीरियम जेंथोमोनाज, ठीक है, ओराइजी, ठीक है ना। ये इसका जो देखो आसो रेफर ओराइजी है, एक्स ओहो कू, ठीक है ना, इसको बोलते कू हैं, ठीक है ना। अब एक्स ओ ओ है ये, ठीक है ना। was identified in the 1911, ठीक है ना। At that time the having been the name of the Bacillus oryzae। अब इसके कहां से ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, उसके कहां से हो जाती है, ठीक है ना, पूरे काफी ये लॉसेस देती है। तो ये कू जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा है, अभी अगर अपन देखते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द डिफाइनिंग द अगेंस्ट ऑफ द राइस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज के अंदर अपन देखते हैं तो जीन जो है दैट द कंफर्म द रेजिस्टेंस ऑफ द कू इन्फेक्शंस मोर देन द 30 रेजिस्टेंस जीन्स देखी गई है, XA1 to XA33 हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द राइस। और ये स्पेशली इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगी जीनोमिक एरियाज के अंदर मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये जो मैं जो पूरी की पूरी कहानी कहना चाह रहा हूँ, इस कू को मत भूल जाना, ठीक है ना। ये कभी कू लिखा हुआ आ जाए ना तो ये राइस की डिजीज का है, चेक कर, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसके अंदर। जैंथोमोनाज तो आएगी आपके पास में। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं गोल्डन राइस की, गोल्डन राइस क्या होता है भाई? क्या होता है? हाँ वैरायटी है, वो तो मान ली अपन ने, क्या होता क्या है। नहीं लगाना नहीं है मेरे को, सीधा सीधा बता दो। चार ऑप्शन है, राइस का है, ठीक है ना। अब जैसे इसने जवाब, उसने मेरे को आंसर दिया तो वैसे ही मैं वो दूंगा। चलो, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करता है, बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर विटामिन ए, ठीक है ना। गोल्डन राइस जो है वो बीटा कैरोटीन को सिंथेसाइज करता है, जो कि विटामिन ए के लिए, तो जो आंखों के लिए वो अच्छा होता है, ठीक है ना। जो एंडोस्पर्म के अंदर अरेंज रहता है वो तो एंडोस्पर्म में ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सीधी सी बात है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी वाले जो एरिया में इसका प्रोडक्शन करेंगे। और अगर अपन नॉर्मली बात करते हैं तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, हाइब्रिड यील्ड वेराइटीज के अंदर अपन बात करते हैं तो IR8, आप इसको IR8 को नहीं भूलोगे। 1966 में एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना। अब नाम जो है इसने नाम दिया था पेटा, ठीक है ना। एंड चाइनीज वेराइटी का नाम दिया था डी डियो वो जैन, डी डियोज वो जैन, ठीक है ना। ये जो पेटा और डी डियो जो वो जैन है और IR8 है, ये राइस की वेराइटीज हैं। हो जाएगा याद? हो जाएगा। आई आर एट तो हमेशा ही आना है, और ये पेटा भी आएगा और ये भी आएगा चाइनीज वेराइटी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाइना में।
तो अब या तो करना ही पड़ेगा ना डी डी वो जे को, ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है ना, डी डी वो जेन, ठीक है ना। अब है स्पेशली, अब इसके अंदर ये जो लाइन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अब आज जो आने वाली है, ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द राइस प्रोडक्शन। अगर हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 2022 के अंदर अगर देखते हैं तो एमिशन हुआ राइस कल्टीवेशन के हिसाब से लगभग 5.72 बिलियन टन CO2 का, जो कि 1.2% था टोटल एमिशंस का, ठीक है ना। अब ग्रीन हाउस गैस कैसे होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 30% ऑफ एग्रीकल्चर मीथेन एमिशन जो होता है, मीथेन का जो 30% है वो राइस के कारण से हो रहा है। 11% एग्रीकल्चर नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन जो होता है वो राइस कल्टीवेशन से होता है, ठीक है ना। मीथेन द रिलीज फ्रॉम द राइस फील्ड द सब्जेक्ट टू द लॉन्ग टर्म flooding as the inhibit the soil from the absorbing atmospheric oxygen resulting the anaerobic fermentation of the organic matter in the soil, ठीक है ना। ये कारण था कि बैक्टीरिया, पानी रह गया उसके अंदर, बैक्टीरिया ने मीथेन गैस रिलीज कर दी और प्रोडक्शन बढ़ गया। Emission can be the limited by the planting in the new variety, not flooding continuously and the remove the straw. अगर हम स्ट्रो को रिमूव करते रहेंगे और पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी तो वहां पर ये अपन इस चीज को रोक सकते हैं, एमिशंस को अपने मीथेन के अंदर। क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है ये, इस पे अपन बात करते हैं। तो ये लगभग इसके कारण से global rice yield has been the projected to the decrease by around the 3.2 with the each 1 degree centigrade increase the global average temperature। अगर हम, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहा था, अगर हम प्रोडक्शन इसका 3.2 कम कर देते हैं तो लगभग टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है ना। तो राइस के कारण से काफी इफेक्ट पड़ता है। अब अपन है ये व्हीट का है जिसको अपन कल करते हैं तो पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। कितने बज गए, ठीक है, कैसा रहा, समझ में तो आया। हाँ क्या हुआ, हाँ नहीं सीधा सीधा था, बस याद करना है। एग्रीकल्चर वाले में तो कोई टिपिकल तो मिलेगा नहीं तुम्हें, ठीक है ना। टर्म्स है, प्रोडक्शन है, परसेंटेज है, वो सारे याद करने हैं। तो ये हमारी जो क्लास थी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये हमारे अब 10 बजने वाले हैं इसलिए हम इसको अब क्लोज करेंगे, नाइट की क्लास थी हमारी, तो अभी भी सभी के नींद आने लगी है सभी को। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम वेट करते हैं, तो कल आप हमसे कनेक्ट होइएगा वही हमारे सेम टाइम के ऊपर। तो कल मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, तो कल मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अपन मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके बाय बेटा, गुड नाइट, गुड स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।